नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में एक सीट को लेकर मतदान होगा। कृष्णा पवार के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। राज्यसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा था और 20 दिसंबर को अब राज्यसभा उपचुनाव जो है वो होगा। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि जो है वो रखी गई है और 11 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी। 13 दिसंबर तक नाम वापसी का ले सकते हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हरियाणा में एक सीट को लेकर मतदान होगा। कृष्णा पवार के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इसी सीट पर मतदान होना है। आपको बता दें कि पूरी टाइमलाइन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है और सीधे तौर पर बता दिया गया है कि नामांकन की तिथि क्या होगी और नाम वापसी की तिथि क्या होगी। तो कृष्णा पवार के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब इसी सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 20 दिसंबर को राज्यसभा उपचुनाव ये होगा और 10 दिसंबर को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। 11 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी और 13 दिसंबर तक नाम वापस ले सकते हैं, यानी कि नाम वापसी की प्रक्रिया जो है वो 13 दिसंबर की होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से उपचुनाव की तारीख जो है वो घोषित हो गई है। आपको बता दें कि एक सीट खाली हुई थी और उस एक सीट के लिए अब फिर से उपचुनाव होगा। 13 दिसंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया जो है वो भी रखी गई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया था। एक सीट जो खाली हुई थी, उस एक सीट के लिए अब चुनाव जो है वो कराया जाएगा। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पूरी टाइमलाइन जो है वो रख दी गई है और इसके लिए अब तमाम तैयारियां जो है वो भी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से नामांकन और नाम वापसी दोनों की तिथि जो है वो भी बता दी गई है। इसके साथ ही साथ चुनाव कब होगा ये भी आप बता दिया गया है। तो आपको लगातार विस्तार से ये खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए अब शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सिलसिलेवार से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को तैयार किया है और इसके साथ ही साथ क्या तिथि नामांकन और नाम वापसी की चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है। इसके साथ ही साथ चुनाव की तारीख भी आपको बताई। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए आपको बता दें कि ये सीट जो है वो खाली हो गई थी और इस सीट को भरने के लिए अब फिर से यहां पर उपचुनाव होगा। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार है। अब जनता कितनी तैयार है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 20 दिसंबर को ये राज्यसभा उपचुनाव जो है वो होना है और चुनाव आयोग ने इसके लिए कार्यक्रम जो है वो भी घोषित कर दिया है। तिथि आपको बता दी गई है। इसके साथ ही साथ 20 दिसंबर को उपचुनाव होना है और इसके बाद जनता फैसला करेगी कि आखिरकार इसमें क्या कुछ किया जाएगा और किसको वो चुनती है। तो बड़ी खबर लगातार आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले इस पर पवार की जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने सीट खाली कर दी और सीट खाली करने के बाद फिर से अब ये घोषणा की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस पर फिर से उपचुनाव जो है वो कराया जाएगा और इस सीट को भरने का कार्य जो है वो किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो पूरे तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जो शेड्यूल जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग कितना तैयार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी नामांकन तिथि जो है वो भी रख दी गई है और इसके साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया को यहां पर पब्लिकली बता दिया गया है और वही विस्तार से जानकारी मैंने आपको बताई। इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए भारती, हरियाणा के अंदर जो भारतीय चुनाव आयोग ने देश भर की करीबन 6 सीटों के ऊपर जो है वो राज्यसभा के जो उपचुनाव होने थे उनका जो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और हरियाणा के अंदर जो है एक सीट के ऊपर जो है चुनाव होने वाला है और ये सीट जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार है उनके इस्तीफे से खाली हुई। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने
जो है वो चुनाव लड़ा था, वो जीत गए थे। और इसके बाद एक कदम से जो उन्होंने इस्तीफा देना होता तो उन्होंने राज्यसभा से जो इस्तीफा जो है वो दे दिया था। और अगर हम बात करें तो जो जो 3 दिसंबर की बात है, तो 3 दिसंबर को हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो है नोटिफिकेशन होगा और उसी दिन से जो है नॉमिनेशन, जो नामांकन है वो भी शुरू हो जाएगा। और 10 तारीख को जो है नामांकन करने की जो आखिरी तारीख होगी। और इसके बाद 11 तारीख को नामांकन की जांच की जाएगी और 13 तारीख को नामांकन जो है वापिस लिए जाएंगे। और 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक जो है वो कहीं ना कहीं नामांकन होना है। और उसके बाद 20 दिसंबर को ही जैसे नामांकन कार्य पूरा होगा जो है वोटों की जो है गिनती की जाएगी। तो एक शेड्यूल था जो भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से जो है जारी किया गया है। अगर हम इसके बाकी पहलुओं की अगर हम विस्तार से बात करें तो हरियाणा के अंदर राज्यसभा की कुल 5 सीटें, जिनमें से वर्तमान में 1 सीट जो है खाली है। और सभी सीटें जो 5 की 5 सीटें, अगर हम 4 सीटें बात करें तो उन 4 में से 1 सीट निर्दलीय विधायक के पास, निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा के पास है। बाकी 3 सीटें ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं काबिज हैं। इनमें अगर हम बात करें तो रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी और कार्तिकेय शर्मा और एक सदस्य और हैं, वो मिलाकर ये कुल 4 बनते हैं। और 5वीं सीट के लिए मतदान जो है वो 20 दिसंबर को होगा और उसी दिन नतीजे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के हरियाणा के अंदर इस वक्त विपक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास जो बीजेपी के पास बहुमत है, मुझे यह देखते हुए नहीं लगता है कि क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ओपी, अब क्या होने वाला है आगे, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो समय पर छोड़ देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो बिल्कुल तैयार दिख रहा है ओपी। लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं तो जनता कितनी तैयार दिख रही है और क्या लोकल मुद्दे आप वहां पर देखते हैं? ओपी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओपी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ओपी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया अपने सामने रख दी है कि किस तरीके से चुनाव जो है वो कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पवार ने ये सीट जो है वो खाली की थी, उसके बाद सीट को भरने का कार्य जो है वो अब फिर से चुनाव कराने के बाद किया जाएगा। वही तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं। इसके साथ साथ बाकी तैयारियों पर भी नजर लगातार रखी जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी जो है वो सामने रख दी है कि किस तरीके से इन चुनावों को कराया जाएगा और क्या कुछ तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार इस क्षेत्र में किसकी टक्कर कितनी बड़ी है, कौन किसको टक्कर देने वाला है और कौन सबसे बड़ा कड़ा और प्रतिरोधी यहां से निकलेगा। सीएम नायब सैनी ने त्रिपुरा के पूर्व सीएम, हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी रहे बिप्लब कुमार देव से मुलाकात कर उनके जन्मदिन पर बधाई दी। सीएम के साथ इस दौरान बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व राकेश सिन्हा भी मौजूद थे। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रिपुरा के पूर्व सीएम से सीएम सैनी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने जन्मदिन की उनको बधाई दी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। तो त्रिपुरा के पूर्व सीएम से सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने जो है उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी और इसी के चलते वो यहां पर उनसे मिलने पहुंचे थे और फिर उनसे मुलाकात की गई। मुलाकात की तस्वीरें आपको लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब तक सदमे में हैं और इधर उधर की बात करते हैं। हुड्डा हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। दरअसल बीते सोमवार सीएम नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे। 9 दिसंबर को पीएम मोदी की रैली होने वाली है। उस रैली में रैली स्थल का नायब सैनी ने दौरा किया और इस दौरान मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर लिया है, जिस पर भूपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं, इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कहा वो आप सुनिए। हमारे लिए आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो इस संविधान समौधा के माननीय अध्यक्ष थे और जिनके दिशा निर्देश में ये पवित्र संविधान हमें मिला है, और इस पवित्र संविधान को मनाने का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। हमें इस संविधान दिवस के ऊपर अपने जीवन में संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इन संकल्पों से संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं तो व्यक्ति भी मजबूत होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरों को भी कोई समस्या दिक्कत खड़ी नहीं होती है। तो हमें आज के अवसर पर अपने संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाए गए हरियाणा में, कलेक्ट्रेट रेट उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो ज़्यादा नहीं है कलेक्ट्रेट, वो क्योंकि हर कुछ समय के बाद उसको रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू के अंदर जो भी रेट आते हैं बढ़ करके, क्योंकि उसी के अनुसार सर हुड्डा साहब उसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सरकार पे कर्जा चढ़ा हुआ था, 4 लाख करोड़ का कर्जा है और वो बड़ा कर्जा है करोड़ों रुपए का। हुड्डा साहब सदमे में है, वो इधर उधर की बात करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारे पास पहले था, पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था और ये फाइल लगभग पिछले काफ़ी वर्षों से चली हुई थी। और अब ये हेलीकॉप्टर आया है क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में राजनीति देखनी है। ये कोई आज का तो है नहीं है कि आज ही खरीद लिया, ये तो उनको भी मालूम है। हुड्डा साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है, परंतु राजनीति करते हैं। सर गीता महोत्सव नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कौशल रोजगार निगम में वो नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया जा रहा। मैंने विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल के अंदर उनको बताया है, क्योंकि विधानसभा में तो जवाब नहीं देते, बाहर झूठ बोलते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवद गीता सदन में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संवैधानिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा क्रश हॉल में संविधान विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने देश के संविधान को सादर नमन करते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को अधिकार देने के साथ ही उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। कुरुक्षेत्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय संविधान समारोह जो है वो आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सीएम सैनी यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने संविधान को नमन किया। इसके साथ ही साथ तमाम अधिकारीगण और बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने संविधान को लेकर तमाम बातें भी कही गई। आज संविधान दिवस जो है वो पूरा देश मना रहा है और इसके साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या कुछ उपलब्धियां वहां पर रही हैं उसको भी गिनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी बड़े जोर शोर के साथ यहां पर संविधान दिवस जो है मनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सीएम सैनी जो है वो भी संविधान दिवस पर मौजूद यहां पर कार्यक्रम में मौजूद रहे और आपको बता दें कि कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इसी के साथ साथ संविधान को उन्होंने नमन भी किया। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज मंगलवार 26 नवंबर को स्थानीय डॉक्टर मंगल सेन सभागार में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन संविधान दिवस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व घरोंडा विधायक, हरविंदर कल्याण करनाल विधायक,
जगमोहन आनंद, असंध विधायक योगेंद्र राणा पहुंचे। गुरुग्राम में संविधान दिवस को लेकर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम में गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को संविधान की शपथ दिलाई गई, साथ ही पर्यावरण को लेकर भी संदेश दिया गया। वहीं छात्र छात्राओं के बीच संविधान थीम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन जो है वो किया गया। आज तारीख 26 नवंबर। देखो, आज का जो संविधान दिवस के ऊपर है ना, ये हमने 2015 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय लागू हुआ। आज हम राष्ट्र समर्पित बनाते हैं संविधान दिवस को, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जी ने सभी को एक न्याय के तरीके से संविधान बनाया हमारा। और विश्व के जितने भी देश हैं उनकी जितनी भी अच्छी योजनाएं थी वो सारी कानून व्यवस्था वो सब इसमें लागू की गई। और लगता है कि वास्तव में आज हम सब लोगों को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के साथ फरीदाबाद जिला मुख्यालय स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय परिसर के लॉ विभाग जी ब्लॉक सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और उनके साथ बड़खल से विधायक धनेश अदलखा और एनआईटी विधायक सतीश फागना विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। समारोह में डीसी विक्रम सिंह व डीसीपी अभिषेक जोरवाल भी साथ रहे। कार्यक्रम में आर्ट गैलरी में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी अतिथिगण द्वारा किया गया। रादौर के जेएमआईटी कॉलेज में जिला स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान रादौर में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के आंदोलन सहित विपक्ष के ईवीएम पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आज देश के हर जिले में संविधान दिवस मनाया गया ताकि आमजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि अगर हम संविधान की रक्षा करेंगे तभी संविधान भी हमारी रक्षा करेगा। वहीं किसानों का एक बार फिर आंदोलन किए जाने पर राणा ने कहा कि किसान संगठनों का काम किसानों की आवाज को बुलंद करना है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्य में हरियाणा में सर्वाधिक 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस मनाया गया और देश के अंदर हर जिले के अंदर ये मनाया गया ताकि हम अपने अधिकारों से जानकारी रखें और संविधान की रक्षा करें और संविधान हमारी रक्षा करेगा। देखिए, किसान अपनी बात तो करते रहेंगे और करते भी रहनी चाहिए ताकि किसान यूनियन का काम तो किसानों की आवाज को उठाना ही है। लेकिन हमारी सरकार हमेशा किसान समर्थक रही है और हर तरह से किसानों के साथ। हमारे यहाँ 24 फसलें हैं, एमएसपी बिकती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर 37 राज्य हैं पूरे देश में। एक ही प्रदेश ऐसा जहाँ पर एमएसपी पे सारी फसलें बिकती हैं और भाव अंतर भी मिलता है। अगर कोई फसल एमएसपी से कम बिकती है तो उसका भाव अंतर भी दिया जाता है। तथा उसके समस्त नागरिकों को कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी संविधान दिवस के मौके पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय में लगी आर्ट गैलरी का अवलोकन किया।
उन्होंने कहा कि संविधान में हम सबको समान अधिकार दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर के साथ 284 सदस्यों की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि संविधान निर्माण में 15 महिलाएं भी शामिल थीं और मीडिया में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल हैं निर्माण के साथ ही रोजगार परक शिक्षा को लेकर भी नए कोर्सों की स्थापना जो है वो की जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट मिल सके। और श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में नहरों की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है ताकि इसमें अंतिम छोर तक पानी जो है वो पहुंचाया जा सके। ये सबसे ज्यादा खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कितने प्रयत्न और प्रयास लगे थे मेरे, और ये इसको इस तरीके से साक्षात आज है। और मुझे बहुत खुशी है, माननीय वीसी साहब का इतना अच्छा विजन है हमारे एजुकेशन को लेकर, और ये खूब आगे बढ़े। हमारे माननीय एमएलए साहब भी हैं, घनश्याम जी और माननीय कपूर जी, सब मिलकर यहाँ के लिए जो भी काम है आगे बढ़ोतरी करेंगे। और माननीय वीसी साहब ने यहाँ पे पानी की भी यहाँ पे एक मांग है, तो उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर के पास फायरिंग करने का मामला सामने आया है। यहां सड़क पर कार सवार युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस दौरान एक गोली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी के कान को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। इस दौरान पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित क्लब के पास मंगलवार सुबह 2 जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित अन्य जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार सेक्टर 26 स्थित डेओरा क्लब के बाहर बाइक पर आए 2 युवक विस्फोट करके मौके से फरार हो गए हैं। ये बम है या अन्य कोई विस्फोटक पदार्थ है, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस सहित फॉरेंसिक एक्सपर्ट व अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। धमाके के कारण हुआ। उसके बाद फिर आगे भी किया उन्होंने? आगे कुछ नहीं किया है। आगे फ्रंट में कुछ नहीं किया है। नहीं अगली साइड वहाँ और दूसरे क्लब के बार भी तो किया उन्होंने। हाँ, वो पीछे पहले करा है, ये दूसरी बार में। हाँ, पहले इधर से भागे। हाँ, फिर इधर को भागे, प्लस पॉइंट से लेफ्ट हो गया वो अंदर की तरफ। क्या नाम है आपका ब्रदर? मेरा जी पूरनचंद। क्या हुआ था सर? एक्चुअली हमें आवाज आई पहले बम की, तो हम अंदर ही थे। तो बम की आवाज फटने थी, वो कम थी, तो हमने सोचा पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, धुआं वगैरह कर रहे हैं, तो जी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम अंदर ही थे। हमें इन्फॉर्मेशन इतनी आई थी भी यहाँ किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें जो कंट्रोल रूम पे मैसेज आया, जब हमारे आईओ आए तो उन्होंने देखा भी यहाँ शीशे टूटे हुए। दिस मच इन्फॉर्मेशन। अभी प्री मैच्योर स्टेज है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते एट द प्रेजेंट मोमेंट। आ चुकी है। उसमें कुछ पता लगा सर? अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी एज सच। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वी विल। भाई पर्सनल प्रॉब्लम की, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, ये कॉल आई है हमें कंट्रोल रूम में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।